हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर से बनने वाली सारी करंट अफेयर्स को हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा या ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको ये जितनी भी जानकारियां मैं आपको दूं वो सारी की सारी लिखित रूप में भी मिलती रहें। बात करते हैं आगे, इस वीडियो में बढ़ते हैं कि अगर आपको करंट अफेयर, जीएस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान किसी के भी नोट्स चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर पीडीएफ सहित पूरी वीडियोस मिल जाएंगे आप सभी को, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तर की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज है 24 दिसंबर और आज का जो दिन है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बात करते हैं कि इस दिवस को कब से मनाया जाने लगा है। तो वर्ष 2000 में पहली बार मनाया गया था, जिसके पश्चात प्रत्येक 24 दिसंबर को भारत देश में उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को आधिकारिक, कार्यरत और प्रयोजनपूर्ण बनाने के लिए दिसंबर 2002 में एक व्यापक संशोधन लाया गया था। यह 15 मार्च 2003 से लागू हुआ था, लेकिन ये जो मूल रूप से ये जो संशोधन, ये नियम था, ये 1987 में लागू हुआ था, जो कि 2002 में संशोधन के रूप में लाया गया था। बात कर लेते हैं कि आज तो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, लेकिन प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो आज 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, लेकिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये जानकारियां थी जो मैंने इस प्रश्न से आप सभी को दी है। अब हम बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज समझौता किनके बीच में हुआ। तो ये समझौते का नाम है बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। ये जो समझौता है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का हुआ है, लेकिन किन किन के साथ। तो भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल, यानी कि उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल का जो बीच में समझौता हुआ है, उसी समझौते का नाम दिया गया है बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज। तो ये थी यहां से जानकारियां। अब मैं आपके लिए इसके आंसर लेके आता हूं। जैसे कि बात करें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ में समझौता हुआ। इसके तहत 8,200 से अधिक घरेलू शाखाओं और लगभग 20,000 व्यापार संवाददाता टच पॉइंट के साथ में बैंक नेटवर्क के माध्यम से सभी कर्मियों को सेवाएं प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं, देखिएगा यहां से जो 2-3 की प्रश्न निकल के आएंगे वो निकलेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का समझौता हुआ है। तो कुछ बातें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जैसे मुख्यालय कहां है, वडोदरा गुजरात में है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो हसमुख अधिया, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष है, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा। एमडी सीईओ की बात करें तो संजीव चड्ढा, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना करी गई थी। अब बात कर लेते हैं, यहां से देखिएगा भारतीय नौसेना के साथ साथ में भारतीय तटरक्षक बल है, तो इसके बारे में बात करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड को हिंदी में कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल। बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें महानिदेशक की तो के नटराजन जो हैं वे इसके महानिदेशक है। तो ये जानकारियां थी यहां से। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय नौसेना के बारे में अगर पूछा जाए तो भारतीय नौसेना से एक बात पूछूंगा सिर्फ कि भारतीय नौसेना के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है। तो इसके नौसेना के जनक कहा जाता है, भारतीय नौसेना के जनक के रूप में माना जाता है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को। क्यों, क्योंकि मराठा साम्राज्य में उन्होंने सबसे पहली बार नौसेना तैयार की थी। तो भारतीय नौसेना का जो जनक है वो छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है, जो कि मराठा साम्राज्य से संबंध रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कि एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं विनीत अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। लेकिन मैंने आपको 2-3 दिन पहले एसोचैम के बारे में बताया था, तो उस समय यह बताया था कि निरंजन हीरानंदानी जो है वे एसोचैम के अध्यक्ष, अर्थात अब आप ये समझ लीजिएगा कि निरंजन हीरानंदानी के स्थान पर एसोचैम का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है विनीत अग्रवाल को। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहां पर आपने एक चीज और दिखी होगी कि सुमंत सिन्हा की भी नियुक्ति की गई है, लेकिन वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर की गई है। तो तीनों ऑप्शन है, तीनों को हमने शामिल किया है। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्न के थोड़ी सी डिटेल की तरफ। तो एसोचैम के नए अध्यक्ष बने विनीत अग्रवाल। वे किस पद पर है? तो वे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और उन्होंने निरंजन हीरानंदानी के स्थान लिया है। और निरंजन हीरानंदानी जो है वे हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और एमडी है। उनके साथ साथ में मैंने तीसरे ऑप्शन में रखा था सुमंत सिन्हा को एसोचैम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं, यहां से हम एसोचैम के बारे में पढ़ें तो ये एसोचैम की अगर बहुत बार फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में। और अगर बात करें स्थापना की तो एसोचैम की जो स्थापना थी वो 1920 में करी गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि केरल सरकार ने भारत के पहले जेंडर डाटा हब के लिए किसके साथ में मिलकर के अब समझौता किया है? तो केरल सरकार ने समझौता किया है किसके लिए? भारत के पहले जेंडर डेटा हब के लिए। समझौता किसके साथ में हुआ? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। इन चारों में से आप लोग ये देखिएगा यूएन वुमेन जो लिखा है इसके साथ में अब केरल सरकार ने समझौता किया है। तो थोड़ी जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि वैश्विक मानक फ्रेमवर्क प्रयासों को बढ़ाना और महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ अग्रसर करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं की वित्तीय जो मजबूती प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब यूएन वुमेन के बारे में पढ़ते हैं। तो यूएन वुमेन के बारे में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस एंटाइटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। उसके बाद में बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 जुलाई 2010 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। तो ये जानकारी हमने पूरी तरह से इस प्रश्न से पढ़ ली है। अगर आपको करंट अफेयर्स पसंद आती है, ये जो क्रम करंट अफेयर का चल रहा है सुबह 4 बजे, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं क्योंकि आपके कमेंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सभी के कमेंट्स का जवाब भी देता हूं, तो आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। आगे बात करता हूं 5वें प्रश्न की। अंडमान और निकोबार के डीजीपी का पदभार किसने संभाला है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसके जो अब नए डीजीपी बने हैं वो बने हैं सतेंद्र गर्ग, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। लेकिन मैं यहां से दिखाऊंगा आपको कि देखिएगा यहां आपको एक और ऑप्शन में लिखा है रणवीर सिंह कृष्णा। तो रणवीर सिंह कृष्णा जो है वे आईपीएस अधिकारी है और उनको पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनके साथ साथ में डीके जोशी का भी नाम लिखा है। तो जो डीके जोशी हैं वे वर्तमान में अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल हैं। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्न हैं, तीनों के तीनों अंडमान निकोबार से संबंध रखते हैं लेकिन अलग अलग पद पर है। तो आप लोगों ने करंट अफेयर में कंफ्यूज नहीं होना है बल्कि अच्छी तरह से उनको पढ़ना है। बात करते हैं कि सतेंद्र गर्ग जो अब डीजीपी बने हैं वे 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनके साथ आईपीएस अधिकारी रणवीर सिंह कृष्णा को पुदुचेरी का पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया। और उनके साथ साथ आप लोग एक चीज और भी देखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अब डीजीपी बने हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उपराज्यपाल कौन है? डीके जोशी। राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर में। जिले कितने हैं? 3। राजभाषा कौन कौन सी है? तो हिंदी के साथ अंग्रेजी भी। और बात करें गठन कब हुआ था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भारत की तरफ से गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ये जानकारियां थी जो पूरी तरह से मैं इस वीडियो से आप लोगों के सामने लेके आया हूं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का पहला तेल और गैस रिसाव का उद्घाटन किसके गैस रिजर्व का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अभी भारत में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा
पश्चिम बंगाल का ये पहला तेल और गैस रिजर्व है जिसका उद्घाटन किया गया है। अब धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। तो बात करें धर्मेंद्र प्रधान कौन से मंत्री हैं, तो वे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनके द्वारा ये पश्चिम बंगाल का पहला तेल गैस रिजर्व है जिसका उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं कि बंगाल बेसिन की खोज जो है और स्वामित्व जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के पास है और ओएनजीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है ओएनजीसी द्वारा भारत के 8 उत्पादन बेसिन में है। तो ये जानकारियां मिली। उसके बाद बात करते हैं कि ओएनजीसी, यहां हमें एक और टर्म मिली है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। मुख्यालय कहां पे है, वसंत कुंज नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें इसके चेयरमैन कौन है, तो शशि शंकर जो हैं वे इसके यानी कि ओएनजीसी के वर्तमान में चेयरमैन है। तो ये जानकारियां थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि 12वीं गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये बात करते हैं ये जो नया शिखर सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ये उद्घाटन किया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा। और वेंकैया नायडू जो हैं वे भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इसके शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। अब रामनाथ कोविंद पहले पे लिखे जो कि भारत के कौन है, भारत के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और नरेंद्र मोदी जो हैं वे भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। गृह मंत्री के पद पर अमित शाह है। तो ये सारों के सारों का मैंने आपको पदभार बताया। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है सभी समुदायों के लाभ के लिए स्थायी और लचीला संविधान विकसित करने के लिए मजबूत तंत्र का निर्माण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं इसका विषय जो कि आप लोगों के सामने लिखा है, रिजुवेंटिंग रेजिलिएंट हैबिटेट्स इसका विषय रहा है। अब यहां से गृह के बारे में और बातें पढ़ेंगे कि गृह की अगर हम फुल फॉर्म पढ़ें तो इसकी फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इस प्रकार से हमने पूरी जानकारियां इस प्रश्न से पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया है कि एनसीएईआर ने 2021 के लिए वर्ष 2021 वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो कितना अनुमान लगाया है, तो अब जो एनसीएईआर ने जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 7.3% नकारात्मक, यानी कि भारत की जो अगले वर्ष भी जीडीपी दर रहेगी उसमें भी गिरावट आएगी, वो भी नेगेटिव रहेगी, वो भी नकारात्मक रहेगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्न को तैयार करना है। अब देखिएगा एनसीएईआर यहां आपने पढ़ लिया, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं क्योंकि फुल फॉर्म जो है मैं हर एक शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बताने का प्रयास करता हूं। उसका रीजन ये है कि आपको पूरी तरह से ये आ जाए ताकि आप लोग उस चीज को सीख सकें। उसके बाद बात करते हैं कि एनसीएईआर की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है, शेखर शाह, और इसका मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में है। तो इस प्रकार से ये जानकारियां पूरी तरह से आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तेल और गैस की खोज के लिए असम हाइड्रोकार्बन ने किसके साथ में मिलकर अब समझौता किया है। तो जो तेल और गैस की खोज के लिए जो नया समझौता हुआ है वो किसके साथ में हुआ है, वो हुआ है इंडियन ऑयल लिमिटेड के साथ में। इंडियन ऑयल लिमिटेड यानी कि ऑप्शन ए के साथ में अब तेल और गैस की खोज के लिए असम हाइड्रोकार्बन ने समझौता किया है। बात करते हैं थोड़ी और जानकारी है कि ये समझौता जो है ये मुख्य रूप से तेल और गैस की खोज करना तथा विकास में सहयोग के लिए किया गया है। किसके साथ, असम हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा कंपनी लिमिटेड के साथ, यानी कि शॉर्ट में लिखा है AHECL, AH यानी कि असम, H से हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा कंपनी, ये सारा इसकी फुल फॉर्म। बात करते हैं इसकी जो स्थापना है 2006 में करी गई थी और हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए 2006 में ही AHECL की खोज करी गई थी। बात करते हैं कि ऑयल इंडिया देश में तेल और गैस का दूसरा सबसे बड़ा राज्य स्वामित्व वाला अन्वेषण है। तो ये भी बात आप लोगों ने पढ़नी है।
उसके बाद अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि ब्लैक नामक निवेश ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ब्लैक नामक जो निवेश ऐप है ये लॉन्च की गई है क्लियर टैक्स के द्वारा। क्लियर टैक्स ने अब नई ऐप जो कि निवेश ऐप है इसको लॉन्च किया है, नाम है इसका ब्लैक। बात करते हैं कि क्लियर टैक्स द्वारा, इंग्लिश में आता है क्लियर टैक्स इस प्रकार से। ये ऐप जो है ये मुख्य रूप से म्यूचुअल फंड्स के साथ में लॉन्च की गई है। कंपनी क्या करेगी कि 15 लाख रुपए से ऊपर की आय वाले उपभोक्ताओं के लिए हर साल 10,000 से 15,000 का सामान जो है वो शुल्क लेगी इसका। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा ताकि आपको पीडीएफ मिलता रहे। ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़ते रहिएगा ताकि आपको करंट अफेयर के अलावा भी नोट्स मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।